पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की 101वीं जयंती पर लखनऊ को उत्तर प्रदेश की राजधानी को बड़ी सौगात मिली है। पीएम मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का आज उद्घाटन किया, अटल जी की प्रतिमा का अनावरण किया, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसी के साथ साथ जो तीसरी मूर्ति लगाई गई है पंडित दीनदयाल की, उस प्रतिमा का भी आज पीएम मोदी के द्वारा अनावरण किया गया। 230 करोड़ की लागत से 65 एकड़ में फैले राष्ट्र प्रेरणा स्थल एक संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र को आज देश को समर्पित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो इन नेताओं के योगदान और विचारों को प्रदर्शित करते हुए लोगों को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करेगा। और प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयां छू रहा है। पाकिस्तान में तबाही मचाने वाली ब्रह्मोस मिसाइल लखनऊ में बन रही है। मेड इन इंडिया सामान आज दुनिया भर में पहुंच रहा है। यहां यूपी में ही देखिए, एक तरफ एक जनपद एक उत्पाद का इतना बड़ा अभियान चल रहा है। छोटे छोटे उद्योगों, छोटी छोटी इकाइयों का सामर्थ्य बढ़ रहा है। दूसरी तरफ यूपी में बहुत बड़ा डिफेंस कॉरिडोर बन रहा है। ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने जिस ब्रह्मोस मिसाइल का जलवा देखा वो अब लखनऊ में बन रही है। वो दिन दूर नहीं जब यूपी का डिफेंस कॉरिडोर दुनिया भर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के लिए जाना जाएगा। और इस मौके पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और अटल जी के सपने साकार हो रहे हैं। तीनों नेताओं का मार्गदर्शन हमें नई प्रेरणा देता है। प्रेरणा के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय और सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी का वह मार्गदर्शन भी एक नई प्रेरणा के रूप में हम सबके सामने रहता है। यह हमारा सौभाग्य है। यह वर्ष सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म शताब्दी महोत्सव का वर्ष है और सरदार अटल जी कहते थे, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा, तो यह केवल मात्र एक आशा नहीं बल्कि भारत राष्ट्र के उज्जवल भविष्य को लेकर के उनके अडिग विश्वास, दूरदृष्टि और दृढ़ संकल्प का उद्घोष था। और आज वही प्रेरणा हम सबके सामने विकसित भारत के रूप में देखने को मिल रही है। और इस मौके पर लखनऊ से ही सांसद और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की अगुवाई में देश अपने महापुरुषों से प्रेरणा ले रहा है। लखनऊ में राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनना गौरव की बात है। साथियों, पिछले एक दशक में हमारा देश जिन मंत्रों के साथ आगे बढ़ा है उनमें हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण मंत्र है, अपने महापुरुषों और अपनी विरासत का स्मरण करना, उन पर गौरव की अनुभूति करना तथा उनके प्रति सम्मान और उनका संरक्षण। इसी सोच से प्रभावित होकर इस प्रेरणा स्थल में भारत के 3 ऐसे महापुरुषों की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं जो प्रेरणा के मूर्त स्वरूप हैं और जिन्होंने आजाद भारत को सम्मान, स्वाभिमान और एक नई पहचान दिलाने का काम किया है। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी को हार्दिक बधाई देता हूं कि जिन्होंने इस प्रकार का एक शानदार राष्ट्र प्रेरणा स्थल उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थापित करने का काम किया है। और आइए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी आरएलएम में बड़ी हलचल की खबर सामने आ रही है। उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज से
आरएलएम के ही 3 विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह दूर रहे। बिहार की राजनीति में एक बार फिर हलचल तेज हो गई है। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के तीनों विधायक माधव आनंद, रामेश्वर महतो और आलोक सिंह पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के आवास पर आयोजित लिट्टी चोखा भोज में शामिल नहीं हुए। तीनों विधायकों की गैर मौजूदगी ने सियासी गलियारों में कई तरह की अटकलों को जन्म दे दिया है। बताया जा रहा है कि आरएलएम के तीनों विधायक पटना में मौजूद थे, फिर भी वो उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ लिट्टी चोखा भोज में नहीं शामिल हुए। इस घटनाक्रम को इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि ये तीनों विधायक पटना में उपेंद्र कुशवाहा के यहाँ भोज में नहीं शामिल होते हैं और दिल्ली जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नवीन से मुलाकात करते हैं। इस मुलाकात के बाद बिहार की राजनीति में नई सियासी चाल और संभावित समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। फिलहाल राष्ट्रीय लोक मोर्चा के भीतर चल रही इस सियासी हलचल पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में ये तीनों विधायक किस दिशा में कदम बढ़ाते हैं और इसका बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ता है। और महाराष्ट्र के यवतमाल जिले के सेंदूर सानी गांव में सामने आए 27,397 फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सनसनीखेज मामले ने राज्य प्रशासन को हिलाकर रख दिया है। ये पूरी रिपोर्ट देखिए। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि सेंदूर सानी गांव की कुल आबादी मात्र 1,394 है, जबकि सितंबर से नवंबर 2025 के बीच यहां हजारों की संख्या में जन्म प्रमाण पत्रों का पंजीकरण दर्ज किया गया। इतने कम समय में सीमित आबादी वाले गांव में इस पैमाने पर जन्म पंजीकरण होना अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है। यही कारण है महाराष्ट्र गृह मंत्रालय ने इस मामले की जांच एसआईटी को सौंपी है। राज्य सरकार ने इस पूरे मामले की जांच एसआईटी को सौंपते हुए निर्देश दिए हैं कि 100 दिनों के भीतर विस्तृत जांच रिपोर्ट सरकार को सौंपी जाए। साथ ही इस बात का भी पता लगाया जाएगा कि इन जन्म प्रमाण पत्रों का इस्तेमाल नागरिकता, पहचान पत्र, पासपोर्ट, सरकारी योजनाओं, आरक्षण या अवैध गतिविधियों के लिए तो नहीं किया गया। इसमें सरकारी अधिकारियों की पूरी तरह से मिली भगत है या फिर ये टेक्नोलॉजी और साइबर का इस्तेमाल करके सर्टिफिकेट को फर्जी तरीके से बनाया गया है। मामला जो भी हो, इस मामले में एसआईटी जांच बैठ गई है और एसआईटी जांच के बाद ही इस मामले में कौन कौन अधिकारी दोषी हैं, कौन कौन दलाल और कौन कौन बिचौलिए दोषी हैं, उनके बारे में सच्चाई सामने आएगी। और उन्नाव रेप पीड़ित महिला ने पूर्व बीजेपी नेता कुलदीप सिंह सेंगर की उम्र कैद की सजा को निलंबित करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। रेप पीड़िता ने कहा कि सेंगर को राहत उनके परिवार के लिए काल जैसा है। वो इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी। सर्वाइवर ने कहा कि अगर मेरी शादी नहीं हुई होती और मेरे बच्चे नहीं होते तो मैं आत्महत्या कर लेती। रेप पीड़िता ने कहा कि अगर सेंगर को जेल से रिहा किया जाता है तो वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद जेल जाने को तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि कम से कम जेल में हम सुरक्षित तो रहेंगे। सर्वाइवर ने यह भी कहा कि वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलना चाहती हैं ताकि इस फैसले से जो दर्द और पीड़ा वो झेल रही हैं उससे राष्ट्रपति तक पहुंचा सके। मैं जैसे हाई कोर्ट में जजमेंट हुआ है, मुझे आहत और मुझे दुख हुआ है कि ऐसा जजमेंट हुआ है और देश में पहला ऑर्डर हुआ है जो रेप के आरोपी को जमानत दी गई सजा रोकते हुए। मैम सीबीआई ने भी कहा है कि हम सीबीआई पहले क्या कर रही थी? सीबीआई का आईओ मिल चुका है कुलदीप सेंगर से। वहीं सीबीआई ने भी हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने का फैसला किया है। और अहम खबर है, महाराष्ट्र के नांदेड़ में दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। 2 भाइयों ने ट्रेन से कूदकर आत्महत्या कर ली और माता पिता के शव लटके हुए पाए गए। मौत की वजह अभी तक साफ नहीं है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है कि आखिर ये कदम इन सभी लोगों ने क्यों उठाया, किस वजह से उठाया, वजह क्या थी, मोटिव क्या था। आर्थिक परेशानी से मौत की आशंका जताई गई। नांदेड़ जिले के जलावा मुरार गांव में किसान परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। माता पिता के शव घर में मिले जबकि उनके दोनों बेटे रेलवे ट्रैक पर मृत मिले। पुलिस का अनुमान है कि यह सामूहिक आत्महत्या का मामला हो सकता है। फिलहाल मामले की जांच शुरू कर दी गई है। फोरेंसिक जांच व पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही मौत के कारणों का पूरा खुलासा होगा। इस घटना के बाद पूरा गाँव सदमे में है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि यह परिवार छोटे पैमाने पर खेती करने वाले समुदाय से ताल्लुक रखता था, लेकिन अभी तक ये पुष्टि नहीं हुई है कि क्या इस परिवार ने ये कदम आर्थिक तंगी की वजह से उठाया।
हालांकि गांव के लोगों का कहना है कि परिवार आर्थिक संकट से परेशान था। पड़ोसियों ने परिवार को एक मेहनती परिवार बताया है जो छोटी जमीन पर खेती कर मुश्किलों से गुजारा करते थे। नांदेड़ ग्रामीण पुलिस ने परिजनों और पड़ोसियों के बयान को दर्ज करना शुरू कर दिया है और ये भी देखा जा रहा है कि परिवार ने कोई नोट या फिर अंतिम संदेश छोड़ा है या नहीं। और बिहार के सासाराम में पुलिस भर्ती की तैयारी में लगे 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों की मौत हो गई। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में देखिए। ये भीड़ बिहार के सासाराम में जमा हुई है और इसके पीछे है 2 युवकों की मौत। दरअसल बिहार के सासाराम में पुलिस भर्ती की तैयारी करने वाले 2 युवकों को ट्रक ने कुचल दिया। इस हादसे में दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। बस फिर क्या था, ग्रामीण गुस्से में आ गए और डेहरी रोहतास सड़क को जाम कर दिया, नारेबाजी करने लगी। इस सड़क हादसे में मरने वाले दोनों युवकों का नाम आशीष कुमार और रंजन यादव था। बताया जा रहा है कि दोनों सुबह के वक्त सड़क किनारे दौड़ लगा रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक ने दोनों को कुचल दिया, जिसके बाद एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई तो दूसरे ने अस्पताल ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। दोनों मृतक सीमेंट फैक्ट्री में मजदूरी करते थे। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने सड़क जाम की और ट्रक चालक को पकड़ने और उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और जाम खुलवाया। साथ ही ग्रामीणों को समझाने के साथ साथ कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। अब देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई करती है। और ओडिशा के संबलपुर में एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। मुर्शिदाबाद से काम की तलाश में ओडिशा आए शख्स पर बांग्लादेशी होने का शक था, जिसके आधार पर बदमाशों ने पीट कर उसकी जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा को लेकर भारत में भी विरोध चरम पर है और इसका जीता जागता उदाहरण ओडिशा के संबलपुर से सामने आया है, जहां मुर्शिदाबाद के एक माइग्रेंट वर्कर को बांग्लादेशी होने के शक में जान से मार दिया गया। बताया जा रहा है कि युवक पर बांग्लादेशी होने का शक था, जिसकी वजह से उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। मरने वाले युवक का नाम जुएल शेख है और उसका घर मुर्शिदाबाद के सुती इलाके में है। दरअसल जुएल कुछ दिन पहले काम की तलाश में ओडिशा के संबलपुर गया था। वहां उसे कुछ लोकल बदमाशों ने पकड़ लिया और बांग्लादेशी होने के शक में उसे बुरी तरह पीटा। इस घटना में जुएल शेख गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसके बाद उसकी मौत हो गई। आरोप यह भी है कि उसके साथ मौजूद कुछ और वर्करों को भी बदमाशों ने पीटा था। इस घटना के सामने आने के बाद लोगों में गुस्सा देखने को मिल रहा है और दूसरे राज्यों से काम करने आए लोगों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं। परिजन अब इस मामले में पुलिस से जांच की गुहार लगा रहे हैं और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और देश भर में एक और जहां क्रिसमस की धूम दिखाई दे रही है, वहीं दूसरी ओर कुछ हिंदू संगठनों द्वारा इसका विरोध भी किया जा रहा है। तस्वीरें दिल्ली के साकेत की हैं, जहां यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी नामक संगठन द्वारा तुलसी पूजन का आयोजन किया गया। पूजा में शामिल लोगों का कहना था कि उन्हें क्रिसमस से कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन हिंदुओं से दिक्कत है जो क्रिसमस मनाते हैं। उनका कहना है कि पश्चिमी संस्कृति के प्रभाव के कारण लोग अपनी परंपरा और संस्कृति को भूलते जा रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने कहा कि हिंदुओं को क्रिसमस मनाने के बजाय तुलसी पूजन जैसे अपने धार्मिक आयोजनों पर ध्यान देना चाहिए। बता दें कि हर साल 25 दिसंबर को तुलसी दिवस मनाया जाता है। इस दिन पर तुलसी जी की पूजा अर्चना का विशेष महत्व माना गया है। समझती हूँ कि ठीक है, सबकी अपनी आस्था होती है और जिनको क्रिसमस मनाना है वो मनाएं, बट मेरे हिंदू भाई बहन जो अपनी संस्कृति को भूलकर आज क्रिसमस मना रहे हैं और सांता क्लॉज बन के घूम रहे हैं, मुझे उस चीज से बहुत ज्यादा दिक्कत है। अच्छा, 25 दिसंबर को लोगों ने क्रिसमस डे बना लिया है। आप एक बात समझो ना, सिर्फ क्रिसमस डे ना रहकर वो तुलसी दिवस भी है, तो आप तुलसी दिवस को क्रिसमस के चक्कर में क्यों भूलते जा रहे हो? और हरियाणा में जारी लिव इन रिलेशनशिप कानून विवाद में अब खाप पंचायतों की भी एंट्री हो गई। लिव इन रिलेशनशिप पर खापों ने भी सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाने की मांग उठने लगी है। पहले बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव ने हरियाणा विधानसभा की शीतकालीन सत्र के दौरान ये मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने अपनी सरकार से लिव इन पर सख्त कानून लाने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि कई विधायक इसके खिलाफ हैं, जो जल्द ही मुख्यमंत्री से मिलेंगे और उत्तराखंड की तर्ज पर हरियाणा सरकार से भी लिव इन पर सख्त कानून लाने की मांग करेंगे।
हालांकि विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बीजेपी विधायक लक्ष्मण यादव की उत्तराखंड सरकार की तर्ज पर लाए गए प्रावधानों की मांग को ठुकरा दिया है। वहीं अब अलग अलग खाप की तरह से ये मांग उठने लगी है कि हरियाणा में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर सख्त कानून बनाया जाए। तो हरियाणा की खापें तो ये चाहती हैं कि लिव इन और समलैंगिक कानून पे बिल्कुल सहमत नहीं है। तो हमारी तो ये मांग है खापों की कि लिव इन और जो समलैंगिक जो ये शादी है इन्हें बिल्कुल खत्म होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होना चाहिए। इन पे इस प्रकार का मामला ही नहीं होना चाहिए। और बिहार के मुजफ्फरपुर में दिन दहाड़े फायरिंग की घटना सामने आई है। दरअसल जमीन की रंगदारी को लेकर 2 बाइक सवार बदमाशों ने एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट में देखिए। सीसीटीवी की तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां सुबह सवेरे फायरिंग घटना सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बदमाश कैसे एक घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर रहे हैं। गनीमत रही कि इस घटना में किसी की गोली नहीं लगी। तो चलिए अब आपको पूरा मामला बताते हैं कि आखिर ये फायरिंग की घटना क्यों हुई। दरअसल ये घर सतीश कुमार का है, जिनका बेटा यहाँ आता जाता रहता है। इस जमीन को लेकर काफी दिनों से विवाद चल रहा था और रंगदारी को पहले से पीड़ित ने केस भी दर्ज कराया हुआ। इसके बाद आज सुबह तड़के 2 बाइक सवार बदमाशों ने यहाँ फायरिंग की घटना को अंजाम दिया। सीसीटीवी में आप देख सकते हैं पहले तो बदमाशों ने काफी देर बाइक के पास खड़े होकर इंतजार किया। उसके बाद एक बदमाश बंदूक लेकर घर की ओर बढ़ा और फायरिंग की और बाइक पर बैठकर हथियार लहराते हुए फरार हो गया। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस की टीम पहुंची और मामला दर्ज किया। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर अभियुक्तों की तलाश में जुट गई है। और उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस टीम पर दिन दहाड़े फायरिंग कर दी गई। हमले में 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए। जिस वक्त फायरिंग की गई उस वक्त एक कुख्यात अपराधी को पेशी के लिए कोर्ट ले जाया जा रहा था। तभी रुड़की के लक्सर कोतवाली इलाके में भीड़भाड़ का फायदा उठाकर अपराधियों ने गाड़ी पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। 2 गोलियां पेशी के लिए जा रहे बदमाश को भी लगी हैं। जाम का फायदा उठा करके जो भी समझे उसने फायर किया है, 2 गोलियां उसको लगी हैं और हाई सेंटर रिफर कर रखा है। बाकी हमारी टीमें लगातार चेकिंग कर रही है। जल्दी कौन लोग थे क्या पे उस पर हम कार्रवाई करेंगे, जल्दी लोगों को पकड़ेंगे। सर ये जिसे गोली लगी ये कौन है? इस पर कितने? ये आज कोर्ट पे इसकी पेशी थी और हार्डकोर क्रिमिनल बताया जा रहा है। कई सारे मुकदमे उस पे हैं, तो आज पेशी थी उसकी। एक पुलिस का रूटीन वर्क है, तो पुलिस उसको जब पेशी के लिए ला रही थी रास्ते में उस पर ही अटक गए। बताया जा रहा है कि बदमाश पहले से घात लगाकर एक फ्लाईओवर के पास बैठे हुए थे। वारदात के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। फायरिंग के बाद बॉर्डर को सील कर दिया गया। सीसीटीवी की मदद से हमलावरों की तलाश की जा रही है। और बांग्लादेश में हुई हिंदुओं की हत्या के बाद ग्रेटर नोएडा में भी लोगों ने प्रदर्शन किया है और बांग्लादेशी नेताओं का पुतला फूंका है। ये रिपोर्ट देखिए। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हुई हिंसा का विरोध ग्रेटर नोएडा में भी देखने को मिल रहा है, जहां अलग अलग संगठनों ने मिलकर प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में महिलाएं और युवा शामिल हुए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग हाथों में पोस्टर लेकर सड़कों पर उतरे हैं और नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों के हाथों में जो पोस्टर था उस पर लिखा था जागो हिंदू जागो। इतना ही नहीं, गुस्साए लोगों ने बांग्लादेशी नेताओं का पुतला भी फूंका। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोग बांग्लादेश में हुई हिंदुओं की हत्या के खिलाफ सड़कों पर उतरकर मार्च निकाल रहे हैं और पुतला भी फूंक रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में हिंसा के दौरान कई हिंदुओं को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसके खिलाफ लोग सड़कों पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार से बांग्लादेश के खिलाफ कड़े कदम उठाने की मांग कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ट्रक के साथ 599 किलो गांजा एसटीएफ ने जब्त किया है, जिसे ओडिशा के रास्ते एमपी लाया जा रहा था। क्या है ये पूरा केस, इस रिपोर्ट में देखिए। मध्य प्रदेश में एसटीएफ को नशे के खिलाफ एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। दरअसल एमपी में नशे के कारोबार पर लगाम लगाने के लिए पुलिस की टीम लगातार काम कर रही है। इसी कड़ी में ओडिशा से एमपी लाया जा रहा 599 किलो गांजा ट्रक सहित एसटीएफ की टीम ने जब्त कर लिया। जब्त किए गए गांजे की कीमत करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए बताई जा रही है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस गांजे को ट्रक में अनोखे तरीके से छिपाकर लाया जा रहा था।
ट्रक में एक लोहे की चादर से एक खास कंपार्टमेंट बनाया गया था जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। इस कंपार्टमेंट में गांजे के पैकेट्स को छिपाकर ट्रक से एमपी लाया जा रहा था। मध्य प्रदेश की एसटीएफ टीम एमपी छत्तीसगढ़ बॉर्डर पर तैनात थी और इस ट्रक को गांजे के साथ जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि ये ट्रक अनूपपुर जिले के घने जंगलों के रास्ते एमपी लाया जा रहा था। दरअसल एमपी में नशे की रोकथाम के लिए पुलिस प्रशासन की तरफ से लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं। ऐसे में 599 किलो गांजा पकड़ा जाना एसटीएफ के लिए एक बड़ी सफलता है। तेलंगाना के शमशाबाद में एक स्कूल बस के पलटने से बड़ा हादसा हो गया। दरअसल एक कार ने स्कूल बस को टक्कर मारी जिसके बाद बस पलट गई। इस घटना में कई छात्र घायल हो गए। सड़क पर पलटी हुई बस की ये तस्वीरें तेलंगाना के शमशाबाद की हैं और ये कोई सामान्य बस नहीं बल्कि स्कूल बस है जिसमें छात्र भी सवार थे। दरअसल स्कूल बस हैदराबाद के जल विहार में पिकनिक के लिए करीब 60 छात्रों को लेकर जा रही थी। तभी एक तेज रफ्तार कार ने बस को पीछे से टक्कर मार दी और बस अनियंत्रित होकर डिवाइडर से टकराकर पलट गई। इस हादसे में कई छात्र घायल हो गए। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग कैसे स्कूल बस के ऊपर चढ़कर अपनी जान बचा रहे हैं और स्कूल बस में सवार बच्चों को बाहर निकाला जा रहा है। एक एक कर बच्चों को स्कूल बस की खिड़की और दरवाजे से खींचकर बाहर निकाला जा रहा है। बस का पीछे का शीशा टूट जाने की वजह से कई छात्रों को वहां से भी बाहर निकाला गया। वहीं आसपास मौजूद लोग भी तस्वीरों में बच्चों को बाहर निकालने में मदद करते नजर आ रहे हैं। वहीं जिस कार ने बस को टक्कर मारी, अब जरा उसकी भी तस्वीर देखिए। कार की हालत देखकर आप समझ गए होंगे कि यह हादसा कितना भयानक था। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में एक कार 50 फीट गहरे गड्ढे में गिर गई। इस हादसे में 4 लोगों की जान चली गई, वहीं 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। गड्ढे में गिरी कार की ये तस्वीरें महाराष्ट्र के चंद्रपुर की हैं, जहां एक सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई तो 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दरअसल एक परिवार कार में सवार होकर नागपुर से कागज नगर जा रहा था। तभी सोंडो गांव के पास सड़क निर्माण का काम चल रहा था, जिसकी वजह से सड़क किनारे गड्ढा हो गया था और कार फिसलकर करीब 50 फीट गहरे गड्ढे में जा गिरी। इस हादसे में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत हो गई तो वहीं 5 लोग इस हादसे में घायल हो गए। पुलिस के मुताबिक यह हादसा रात करीब 1 बजे हुआ। यह हादसा इतना भयानक था कि इस हादसे में मां बेटी समेत कुल 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं परिजनों ने सड़क निर्माण के दौरान सुरक्षा के इंतजाम न होने का भी आरोप लगाया है। तो वहीं हादसे के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लिया और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लेकिन सवाल यही है कि आखिर इस हादसे का जिम्मेदार कौन है? जो लोग अपने घर लौट रहे थे वो सड़क निर्माण में लापरवाही के चलते अपनी जान गंवा बैठे। एक अहम खबर है, भारतीय सेना ने सोशल मीडिया पॉलिसी में बड़ा बदलाव किया है। अब सैनिक इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के लिए ही कर सकेंगे। पोस्ट लाइक या कमेंट करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। भारतीय सेना ने सोशल मीडिया को लेकर अपनी नीति में एक अहम बदलाव किया है। अब सेना के जवान और अधिकारी इंस्टाग्राम का इस्तेमाल सिर्फ देखने और निगरानी के लिए कर सकेंगे। हालांकि पोस्ट करना, लाइक करना या किसी भी तरह की टिप्पणी करना अब भी पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। सेना की तरफ से ये फैसला फर्जी और भ्रामक कंटेंट पर नजर रखने और संवेदनशील जानकारी की सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है। सेना के सभी फॉर्मेशन और विभागों को नए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसका मकसद ये है कि अगर कोई जवान फर्जी, भड़काऊ या संदिग्ध पोस्ट देखता है तो उसकी जानकारी तुरंत उच्च अधिकारियों तक पहुंचाई जा सके। भारतीय सेना समय समय पर फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स के लिए दिशा निर्देश जारी करती रहती है। इन सख्त नियमों की वजह रही है फेक फ्रेंडशिप, हनी ट्रैप और फेक अकाउंट्स के मामले, जिनमें कुछ जवान विदेशी एजेंसियों के जाल में फंस गए और अनजाने में संवेदनशील जानकारी लीक हो गई। सेना ने अपने आदेश में साफ किया है कि सोशल मीडिया ऐप्स का इस्तेमाल सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सीमित और नियंत्रित रहेगा। जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा में बर्फबारी के चलते पिछले 2 दिनों से बांदीपुरा गुरेज रोड ब्लॉक है। आवाजाही बहाल करने की कोशिशें जारी हैं। बर्फबारी से कश्मीर के स्थानीय लोग बेहद खुश हैं। हालांकि बर्फबारी अपने साथ कुछ परेशानियां भी लेकर आती है। तस्वीरें बांदीपुरा गुरेज रोड की हैं। यहाँ बीआरओ की टीम
बर्फ हटाने के काम में जुटी। बांदीपुरा गुरेज रोड करीब 85 किलोमीटर लंबी है। बर्फबारी के चलते पिछले 2 दिनों से रास्ता पूरी तरह से बंद है। बांदीपुरा गुरेज रोड गुरेज घाटी और जिले के बाकी हिस्सों को जोड़ने वाली एकमात्र सड़क है। ऐसे में इस रास्ते से आवाजाही बहाल करना बेहद जरूरी है। कई जरूरी सामान बांदीपुर के कई हिस्सों में नहीं पहुंच पा रहे हैं। अगर दोबारा बर्फबारी नहीं हुई तो उम्मीद की जा रही है अगले कुछ घंटों में इस रास्ते से आवाजाही दोबारा बहाल कर दी जाएगी। बर्फबारी थमने के तुरंत बाद मशीनों के जरिए बीआरओटी में बर्फ हटाने के काम में जुट गई। गुरेज दर्रे के आसपास के पहाड़ी इलाके सर्दियों में अक्सर बंद हो जाते हैं। लोगों से अपील की जा रही है कि वो मौसम का अलर्ट देखकर ही घर से बाहर निकले। और अगली खबर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग से है। यहां भी बर्फबारी के चलते रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। अनंतनाग में बर्फबारी से रास्ते ब्लॉक हैं। अनंतनाग टॉप पर कई स्थानों पर कई फीट बर्फ जमी है। तस्वीर NH 244 के दक्षुम सिंथन इलाके की है। यहाँ भी बर्फ हटाना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बन चुका है। बुलडोजर की मदद से बर्फ की मोटी परतों को हटाया जा रहा है ताकि यहाँ से गाड़ियों की आवाजाही बहाल की जा सके। अगली तस्वीर उत्तरी कश्मीर के साधना टॉप की है, जहां बर्फबारी से कई इलाकों में 3 फीट ज्यादा बर्फ जम चुकी है। बर्फबारी के बीच घना कोहरा पूरा इलाकों को अपनी गिरफ्त में ले चुका है। हर तरफ बर्फ की मोटी चादर बिछी है। यहाँ अभी भी लगातार बर्फबारी हो रही है। अगले कुछ दिन बर्फबारी का दौर जारी रह सकता है। साधना टॉप की एक और तस्वीर देखिए। रिहायशी इलाकों में सन्नाटा है। बर्फबारी के बीच लोग घरों में रहने को मजबूर हैं। सड़कों पर इतनी ज्यादा बर्फ जमा है कि आवाजाही की कल्पना करना तक मुश्किल है। यहाँ बीते 48 घंटों से रुक रुक बर्फबारी हो रही है। घर, पेड़, सड़क हर जगह सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। लोगों से घरों में ही रहने की अपील की जा रही है। और कर्नाटक के चित्रदुर्ग जिले में एक दर्दनाक हादसा हो गया। बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही एक स्लीपर बस विपरीत दिशा से आ रही एक लॉरी से टकरा गई और इसके बाद बस में भीषण आग लग गई। हादसे का वीडियो सामने आया है, जिसमें देखा जा सकता है कि कैसे बस आग का गोला बन गई है। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग कितनी भीषण थी। देखते ही देखते बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गए। कर्नाटक के चित्रदुर्ग के हरियूर तालुक में नेशनल हाईवे पर यह भीषण सड़क हादसा हुआ है। इसमें 9 यात्रियों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब बेंगलुरु से गोकर्णा जा रही एक स्लीपर कोच बस तेज रफ्तार लॉरी से टकरा गई। इस घटना में बस में भीषण आग लग गई। जानकारी के अनुसार बस बेंगलुरु से रवाना हुई थी। तड़के करीब 2 बजे के आसपास जब बस गोरालट्टू गांव के पास पहुंची, तब हरियूर से बेंगलुरु की ओर जा रही एक लॉरी अचानक सड़क के डिवाइडर को पार करते हुए विपरीत दिशा में आ गई और सीधे बस से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बस में तुरंत आग लग गई और कुछ ही पलों में आग ने बस को पूरी तरह चपेट में ले लिया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस, दमकल विभाग और आपातकालीन सेवाएं मौके पर पहुंची। और राजस्थान के जोधपुर में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। कबाड़ के गोदाम में पुराने टायर रखे थे, जिसके चलते आग ज्यादा भड़की। भीषण आग की तस्वीरें इस रिपोर्ट में देखिए। भीषण आग की तस्वीरें राजस्थान के जोधपुर की हैं, जहां कबाड़ के गोदाम में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि इसकी लपटें दूर तक दिखाई दी और पूरे इलाके में धुएं का गुबार देखने को मिला। बताया जा रहा है कि कबाड़ के इस गोदाम में पुराने टायर रखे थे, जिसके बाद गोदाम में आग लग गई और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप ले लिया। 3 से 4 किलोमीटर दूर से धुएं का गुबार देखा जा सकता है। गोदाम में रखा लाखों का सामान भी जलकर राख हो गया। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि आग किस कदर भयानक है। वहीं आग की सूचना मिलते ही दमकल विभाग भी मौके पर पहुंचा, तो साथ आसपास के लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। आग के कारणों का भी पता नहीं चल पाया है, लेकिन जरा एक बार फिर से आग की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे आग की लपटें उठ रही हैं और जो भी सामान गोदाम में मौजूद था उसे आग ने अपनी चपेट में ले लिया और पूरे इलाके में धुएं का गुबार फैल गया।